बात कर रहे हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पहले देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दो बातों पे डिपेंड करती है। एक, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रिपल्शन, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कितनी है। मतलब किसी एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस, या किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करता है, और यही इसी एटम का इलेक्ट्रॉन उस दूसरे वाले के न्यूक्लियस के साथ और इसका न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी बात आती है, जैसे मैंने मॉलिक्यूल ले लिया H2 का, तो H2 के मॉलिक्यूल में Ha और Hb दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें न्यूक्लियस A इलेक्ट्रॉन A अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं न्यूक्लियस B और इलेक्ट्रॉन B को। तो यहाँ रिपल्शन कितनी दिखाई दे रही है आपको, एक और दो। अट्रैक्शन मैंने येलो लाइन से दिखाई है, दो। अगर अट्रैक्शन रिपल्शन के इक्वल हो तो मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर दो अट्रैक्शन है और दो रिपल्शन है, इसका मतलब H2 का मॉलिक्यूल बनेगा। अब इधर देखना जरा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको। तो यहाँ पांच तो रिपल्शन दिखाई दे रही है। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। चार अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ देखते हो तो चार अट्रैक्शन है, पांच रिपल्शन है। रिपल्शन ज्यादा है अट्रैक्शन से, इसका मतलब He2 का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बात की कि मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन पे। देखो भाई, अब यहाँ पर अगर कोई यूं सोचे कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस को, या ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो तो कर ही रहा है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि हीलियम का एटम बनेगा कि नहीं बनेगा, हम ये पूछ रहे हैं हीलियम का मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि इस वाले हीलियम की सारी चीजें इस वाले हीलियम की सारी चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद बारी आती है ओवरलैपिंग की। देखो जरा यहाँ पर कुछ समझो। एक ओवरलैपिंग तो ये है, ये S इस S के साथ ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये P इस P के साथ ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, ये देखो ये P इस P के साथ ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहां पर एस एस की ओवरलैपिंग देखते हो आप, तो उनका पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट मिलके पॉजिटिव ओवरलैपिंग करता है। पी पी की ओवरलैपिंग देखते हो, तो उनके पॉजिटिव पार्ट मिलकर जुड़ जाते हैं और पॉजिटिव ओवरलैपिंग करते हैं। अगर ऐसा होता कि एक दूसरे से दूर भागते, जैसे इसको देखना जरा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, ये दूर भागेंगे। यहां पर यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो ये ओवरलैपिंग नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाती है, दूर भाग रही है। ठीक है, ऐसे ही नीचे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दूर भाग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बारी आती है एक और ओवरलैपिंग की, जीरो ओवरलैपिंग। मतलब ओवरलैपिंग हुई नहीं। एक्स एक्सिस पे जो पी बैठा है ना, वो कभी भी वाई एक्सिस के पी के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। अगर एक्स और वाई एक्सिस का कोई भी पी हुआ, तो वो एस के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो अब आप पूछोगे भैया एस के साथ ओवरलैपिंग कौन करेगा, एस के साथ ओवरलैपिंग एस ही करेगा, या एस के साथ ओवरलैपिंग पी का जेड करेगा। देखो यहां बना रखा है पी का जेड, ये इस वाले को देखो जिसको मैंने डॉटेड लाइन से मार्क करा है। अब आप कहोगे पी का जेड, जेड एक्सिस पी की एस के साथ ओवरलैप क्यों कर रही है, तो मैंने ऊपर एक नोट डाला है, जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अगर आप एक्स को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कह देते ना, तो पी एक्स एस के साथ बनाता बॉन्ड। देखो
जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसलिए वो एस के साथ जुड़कर पीजेड एस बना रहा है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक बात, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को छोड़ के पाई बॉन्ड बनते हैं। आज देखो, अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। ये देखो, सिग्मा बॉन्ड जिनमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, पाई बॉन्ड जिनमें साइड वे ओवरलैपिंग हो। सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी और पीपी के बीच में हो सकता है। दो एस सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, एक एस और एक पी, यानी कि एस और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला पी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। दो पी यानी कि दोनों ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, चाहे पी एक्स एक्स हो या पी वाई वाई हो। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बातें हमने आपसे की थी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। अब मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बना के दिखाता हूं ओवरलैपिंग के हिसाब से। देखो, ये देखो, ये है एस, ये दूसरा एस, दोनों जुड़े, ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, आप चाहो तो इसकी ओवरलैपिंग को ऐसा दिखा सकते हो, ये बना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पहला। दूसरा, ये है पी जेड और ये है आपका एस, ये दोनों जुड़े, और पी जेड एस में सिग्मा बॉन्ड बना। पी जेड पी जेड दोनों जुड़े और इनमें सिग्मा बॉन्ड बना। अब तीनों सिग्मा बॉन्ड देख लो आप। पहला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड के केस है, पहला सिग्मा बॉन्ड है एस एस के बीच में, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है पी एस के बीच में, तीसरा सिग्मा बॉन्ड है पीपी के बीच में। अब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पीएक्स पीएक्स के बीच में, ओवरलैपिंग हो गई। पी जेड पी जेड के बीच में, ओवरलैपिंग हो गई। एक्स पी जेड नहीं, पी बाय, पी एक्स पी वाई में कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, यानी कि यहाँ ना तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना पाई बॉन्ड बनेगा। यह है ओवरलैपिंग के हिसाब से आपके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इसमें अगर आप देखते हो 1s और 1s के बीच में, देखो 1s और 1s के बीच में बॉन्डिंग हुई, इसका मतलब दोनों जुड़े। 1s और 1s के बीच में एंटी बॉन्डिंग हुई, मतलब दूर भागे।
फिर P को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, PX, PY और PZ। मैंने बताया था आपको Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं मान के चलूं Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और X और Y जो बचे हुए हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला, मैंने बताया था अभी आपको सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए उन दोनों की एनर्जी मैंने लगभग बराबर ली है, PX और PY। ठीक है, अच्छा, अब PZ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, जरा इस पे ध्यान देना। ये PZ है, ये भी PZ है, दोनों जुड़ रहे हैं, इसका मतलब बॉन्डिंग। ये PZ है, ये भी PZ है, दोनों जुड़ नहीं रहे, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दूर भाग रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग। अब ये देखो, PX PX के साथ जुड़ के बड़ा बॉन्ड बनाए, ये नीचे भी PX ही लिख दिया गलती से, हाँ ठीक है, PX PX के साथ एंटी बॉन्डिंग करे, जुड़े नहीं, तो दूर गया है। अब जैसे मैंने PX का बनाया ना, सेम PY का बनेगा, PX और PY के सेम बनते हैं, लिखा है ना PX 2PX और 2PY, दोनों के सेम बनेंगे क्योंकि दोनों के पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर मैंने कौन कौन सी बॉन्डिंग देख ली, एक SS का सिग्मा बॉन्ड, एक TZ PZ का सिग्मा बॉन्ड, एक PX PY के पाई बॉन्ड, और हर किसी के दो केस, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, उनमें दो केस बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब मैं अगर आपसे बात करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो ये है क्या भाई, मॉलिक्यूल्स के भी ऑर्बिट होते हैं जैसे एटम के ऑर्बिट होते हैं, इस थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल के ऑर्बिट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जैसे एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते थे। आपको याद होगा कि हमने बताया था एटम के ऑर्बिट्स जो होते हैं उनके एक ऑर्बिट में मैक्सिममली 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दो एटम के चारों सेट क्वांटम नंबर के, यानी कि शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन नंबर चारों सेम नहीं होने चाहिए। तो इनका नाम था, इस वाले जिसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम था पॉली रूल। फिर ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न को मानते हैं, यानी कि पहले लोअर एनर्जी लेवल भरना चाहिए फिर अपर एनर्जी लेवल, उसका नाम था अफबाउ प्रिंसिपल। फिर मैंने बताया था कि पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी, इसका नाम था हुन्स रूल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये 3 रूल्स थे, वैसे ही उसी पैटर्न में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी काम करती है। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ओबे करते हैं पॉली को, अफबाउ को और हुन्स को। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो। पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल are present in various molecular orbitals as electrons of an atom are present in various atomic orbitals। भैया इलेक्ट्रॉन जो है ना मॉलिक्यूल के, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं जैसे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते थे। दूसरा पॉइंट, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल साइज, the atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form a molecular orbital। तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी, जैसे 1s है तो 1s के साथ ही कंबाइन करेगा, 2s है तो 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2px के साथ करेगा, 2py के साथ करेगा, कंपेरेबल एनर्जीज के, और जुड़ के बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, जबकि हम जानते हैं हमारे एटम में एक ही न्यूक्लियस होता था, मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स उन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, और नीचे लिखा भी है एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, जितने न्यूक्लियस उतना ही सेंट्रिक। आगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड करे होंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड करे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। देखो नीचे लिखा है, when two atomic orbitals combine to two molecular orbitals are formed, one is known as bonding molecular orbital while other is known as anti bonding molecular orbital।
द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। भाई बॉन्ड बनाने में उसने अपने एनर्जी का लॉस कर लिया, इसलिए वो उनकी एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस greater stability than corresponding anti-molecular orbitals. Just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei is in a molecule is given by molecular orbital. तो वही डेफिनेशन है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, कि भैया न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल फिगर में कहां पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल ओबेइंग द पॉली रूल और हुंड्स रूल। ठीक है, ये 7 पोस्टुलेट से आपके एमओटी के। आ जाओ, अब वो कहता है हमने शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन नंबर की बात कर रखी है। तो अगर मैं आपसे कहूं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 10 तक की, तो आप कहोगे भैया 1s2 2s2 2p6, जिसमें से आप चाहो तो 2p6 को 3 हाफ में लिख सकते हो, 2px 2py 2pz। अगर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बताऊं मैं आपको, तो यहां पर हर चीज के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो 1s के 2 पार्ट हो जाएंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। 2s के 2 पार्ट हो जाएंगे, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ऐसे ही पी के सबके 2 पार्ट हो जाएंगे, सिग्मा 2pz2 सिग्मा स्टार 2pz2, पाई 2px2 इक्वल्स टू 2py2, पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू 2py2। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्सीजन से नाइट्रोजन तक के लिए एक पैटर्न दिया गया है, और हाँ, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कह रहा हूं, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए एक पैटर्न दिया गया है, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए अलग। ठीक है, देखते हैं क्या। अगर मैं हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, तो सीधा साधा पैटर्न है, सिग्मा 1s2 और उसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 फिर उसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s2। ये तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर पाई 2px 2py 2pz, आप याद करने के लिए भी बोल सकते हो इसको कि xyz। तो पाई पहले आया फिर सिग्मा आया, पाई 2px2 इज इक्वल्स टू 2py2 सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px2 इज इक्वल्स टू 2py2 सिग्मा 2pz2। तो ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए बन गए। ठीक है, फिर बारी आई ऑक्सीजन से नियोन तक के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे वही वाली पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जो सिग्मा 2pz2 की जगह थी मैंने उसको काट दिया है ब्लैक मार्कर से और उसको आगे भेज दिया है। तो इसका मतलब सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 2py2 से पहले फिल किया जाएगा, सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स के लिए, ऑक्सीजन, O2, F2 और नियोन 2। चलो ठीक है, हम जब इन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे, तो इससे हमें उस मॉलिक्यूल की काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। देखो, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हमें सबसे पहले पता चलेगा उनका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें बताने में मदद करेगा कि इनके पास, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा बॉन्ड ऑर्डर के। मान लो बॉन्ड ऑर्डर किसी का 2 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 2 ही होंगे। खत्म कहानी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है, अगर मैं आपसे कहूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, मतलब बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ है, तो आप कहोगे भैया जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसके बॉन्ड एंगल, उसका बॉन्ड एंगल जो है वो भी बड़ा है। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूं, तो वो भी स्टेबिलिटी पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन इनवर्स है। अब इधर आ जाओ, कुछ एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे। एक लिया हीलियम का। हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन के पास दो, एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दिखाई दे रहा है हीलियम के 2 एटम वाले मॉलिक्यूल He2 के पास Z है 4,
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। n2 के पास है एक n के पास z 7 होता है, दो z के पास हो गया, दो n के पास हो गया z 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? देखो, पहला आया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए आपके यहाँ पर। फिर पाई 2px2 2py2 सिग्मा 2pz2 हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हुई बात N2 की। अब मैं आपसे बात करता हूं O2 की। इलेक्ट्रॉन है 16, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये 8 तो आपके भरने ही भरने। उसके बाद ये ऑक्सीजन है, इसलिए इसका 2pz2 पहले आ गया, पहले आया 2pz2, फिर पाई 2px2 2py2, फिर पाई स्टार 2px1y1। ठीक है, ऐसे ही N2 और माइनस और N2 2 माइनस के भरे हैं। N2 माइनस वाला केस जो है, इसमें Z तो 14 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन फालतू, 2 माइनस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू, प्लस होता तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 प्लस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। नेगेटिव साइन का मतलब, नेगेटिव आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करें, और पॉजिटिव आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो आप देख रहे हो N2 माइनस में क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हमारे। इसके बाद पाई 2px2 2py2 सिग्मा 2pz2 और पाई स्टार 2px1 2py0। देखो, ये वाला जो था जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हमने भरे थे, वो 2pz2 पे रुक गया था, ये पाई 2px1 तक गया। ऐसे ही N2 माइनस को देखा तो वो पाई 2px1 2py1 तक गया। ठीक है, अब हम इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। देखो, ये देखो, मैंने केस लिया है C2 माइनस C2 प्लस का। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, हम बात कर रहे हैं, हम केस लेके चल रहे हैं कार्बन का। C2 माइनस C2 प्लस, C2 मतलब Z12, C2 माइनस मतलब Z12 और एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया है, C2 प्लस मतलब Z12 और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब Z12 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 2py2। ठीक है, सबसे पहली बात, इनके बॉन्डिंग कौन कौन से? सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 पाई 2px 2py2। और एंटी बॉन्डिंग कौन कौन से? सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो मुझे दिखाई दे रहे हैं एंटी बॉन्डिंग के, और 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर केस में आपको एंटी बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं 4 और बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे 8, तो बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 2 है। बॉन्ड ऑर्डर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो C2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कन्फिग्रेशन से फालतू है। देखो ऊपर वाली कन्फिग्रेशन पाई 2px2 इज इक्वल्स टू पाई 2py2 के रुक गई थी। अब इसके बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया सिग्मा 2pz1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? हाफ ऑफ 9 माइनस 4, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, इसका 2.5 हो गया। ठीक है, अब जरा इधर देखो, C2 प्लस, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो जहां पहले 8 माइनस 7 था, अब हो गया 8 माइनस 4 था, अब हो गया 7 माइनस 4।
तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ ऑफ 7 - 4 विच इज इक्वल्स टू 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो गया। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 था, C2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर था 2.5। तो मैं यहां पे कह रहा हूं C2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। अब एक काम करो, इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, 2.5, 2 और 1.5। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? इसका। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना, उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसको तोड़ने में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और वो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बस एक बॉन्ड लेंथ उल्टी है, ये बॉन्ड लेंथ, बाकी सब सेम है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा, उतनी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा, बट बॉन्ड लेंथ कम। अब एक चीज देखो, वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि बार बार ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, पैरा, डाया, ये क्या है? यह है मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। अगर किसी के पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। आप जरा ध्यान दो, इसमें मुझे कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा, तो यह है डाया। इसमें मुझे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, सिग्मा 2p(Z1), तो यह है पैरा। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो यह है पैरा। अच्छा, किसी के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो और ज्यादा पैरा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसी, अगर मैं यहाँ पे एक C2 2+ ले लेता तो उसमें होता π2px1 2py1, तो वो इससे भी ज्यादा पैरा बिहेवियर दिखाता, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा, और जितने ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। अब इन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया। बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, number of bonds equals to bond order, bond strength directly proportional to bond order, bond enthalpy या bond dissociation enthalpy या bond energy directly proportional to bond order, bond length inversely proportional to bond order, bond angle directly proportional to bond order। और आखिरी में बात आती है मैग्नेटिक बिहेवियर की। पैरामैग्नेटिक मतलब हल्का सा अट्रैक्ट करे, फीबली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है इसके लिए। डायामैग्नेटिक मतलब फीबली रिपेल टुवर्ड्स द मैग्नेट, ऑल पेयर्ड होना जरूरी है इसके लिए। फेरोमैग्नेटिक मतलब हाईली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मैग्नेट। आयरन देखोगे तो उसके पास काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आयरन फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। नेक्स्ट क्लास में अगले साल हम फेरोमैग्नेटिज्म को फेरो, एंटी फेरो और फेरी फेरो की कैटेगरी में भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है बेटा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। यहां पर मैं आपका टॉपिक रोक रहा हूं। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आए तो आपका बॉन्ड नहीं बनेगा या आपका मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव आए तो ही आपका मॉलिक्यूल बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।